मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने SN1 SN2 SN1 और SN2 दोनों देख लिए हैं। अब ना जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना उसका आंसर करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद कम सुना हो इसके बारे में। अब जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे, क्वेश्चन है, देखो मैंने पूछा तुमसे SN1 तुमने पढ़ लिया, SN2 भी पढ़ लिया, इन दोनों में से किसकी स्पीड ज्यादा होगी, किसका रेट ज्यादा होगा रिएक्ट करने का, किसका रेट ज्यादा होगा रिएक्ट करने का? SN1 हमारा दो स्टेप में, टू स्टेप मैकेनिज्म है, SN1 सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। रेट SN1 का K इंटू आर एक्स होता है, रेट SN2 का K इंटू आर एक्स इंटू न्यूक्लियोफाइल होता है। SN1 में पूर्ण न्यूक्लियोफाइल है, SN2 में अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का ज्यादा होता है SN2 में, SN1 में कम होता है कंसंट्रेशन। तुम बताना इसमें किसका रेट ज्यादा होता है। तुम्हें सुनने में लग रहा होगा कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन आंसर मैक्सिमम को नहीं पता होता है। SN2 का रेट ज्यादा होगा। किसने बोला ये? चगर। गर्भ सिंगल? यस और सर। कोई बच्चा? हाँ, रीजन बोलना, रीजन। सर वो क्योंकि उसमें कार्बोकेटायन फॉर्म भी नहीं हो रहा और पहली न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। यही 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 इसी तरीके से सोचेंगे आंसर, लेकिन आंसर गलत है। गर्भ गलत है, यही हर कोई बच्चा यही नॉर्मल रीजन लगाएगा कि उसमें तो पहले कार्बोकेटायन बन रहा है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और इसमें तो क्या हुआ, ये हट रहा है और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है सीधा। हर कोई यही सोचता है ऐसे ही। आंसर है SN1 का रेट फास्ट है। अब कोई भी तुम में से रीजन जो दे सकता है, रेट ऑफ SN1 इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू SN2। कोई भी तुम में से जो आंसर सोच सकता है इसका। सर SN2 में एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल भी इंक्लूड जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखो किसी भी रिएक्शन का रेट तुम में से कोई नहीं सोच पा रहा है ये क्लास में। अभिषेक, आर्यन, ये सोचना आना चाहिए ना किसी तरीके से। किसी भी रिएक्शन का रेट किस 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 चीज से डिटरमाइन करते हैं हम? सिद्धि, देखो 10th के भी दो बच्चे अटेंड कर रहे हैं क्लास। 10th में भव्या गुप्ता भी अटेंड कर रही है, लिपिका भी कर रही है अटेंड क्लास। बहुत अच्छे लिपिका। देखो उधर सुन लेंगे अब। नहीं सोच पा रहा है कोई भी? देखो किसी भी रिएक्शन का रेट हमेशा RDS से पता लगता है। जब तक उसका स्लो स्टेप कंप्लीट नहीं होगा तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती। सो किसी भी रिएक्शन का रेट दैट इज मेनली डिटरमाइंड फ्रॉम RDS, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, उससे ही डिटरमाइन करते हैं। अब तुम खुद देखो, स्लो स्टेप के अंदर स्लो स्टेप के अंदर अगर तुम चेक करो दोनों के, SN1 भी और SN2 दोनों का स्लो स्टेप चेक करो, तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि SN1 के अंदर न्यूक्लियोफाइल के आने से ध्यान सुनना, लाइन एक एक वर्ड ध्यान सुनना। न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले ही लिविंग ग्रुप अलग हो गया। न्यूक्लियोफाइल के आने से RX था, ये बन गया R+ और X नेगेटिव अलग। न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले ही लिविंग ग्रुप क्या, ये स्लो स्टेप में हुआ ना इसका। न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले ही लिविंग ग्रुप अलग हो गया, और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा आसानी से, और रिएक्शन हो जाएगी, RNU मिल जाएगा। लेकिन SN2 के अंदर क्या हुआ, ध्यान सुनना। SN2 के अंदर न्यूक्लियोफाइल ने असिस्ट किया, न्यूक्लियोफाइल ने सपोर्ट किया, न्यूक्लियोफाइल ने हेल्प की लिविंग ग्रुप को हटने में। नहीं समझ आई ना बात? ये X था, आ गई सर। इसको न्यूक्लियोफाइल ने हेल्प किया। उसमें तो पहले ही हट गया, इसमें आसानी से हट गया। तुम ये मत देखो कि दो स्टेप में हो रहा है, ये एक स्टेप में हो रहा है। इसमें न्यूक्लियोफाइल ने हेल्प की, किसकी? लिविंग ग्रुप के हटने में। इसमें न्यूक्लियोफाइल भी तुम्हें पुअर चाहिए था, पुअर वाले से ही रिएक्शन हो रही है आसानी से, और इसमें न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा चाहिए रिएक्शन करने के लिए स्लो स्टेप के अंदर। न्यूक्लियोफाइल
मदद कर रहा है किसकी, एक्स नेगेटिव की हटने में। और इसमें लिविंग ग्रुप जो है ये आसानी से हट रहा है। इसमें लिविंग ग्रुप को हटाने के लिए हमें न्यूक्लियोफाइल को लेके आना पड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल को अच्छा बनाना पड़ रहा है। सही ना, स्लो स्टेप चेक करेंगे तो पता लग जाता है ये चीज। कोई डाउट तो नहीं है इसमें जो मैंने बोला। पहले SN1 के केस में न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले ही लिविंग ग्रुप हट रहा है। SN2 में न्यूक्लियोफाइल जो है वो सपोर्ट कर रहा है एक्स नेगेटिव को हटने में, तब जाके एक्स नेगेटिव हट रहा है। नहीं क्लियर हो रही बात है अभी? तो SN1 का रेट जो है ना, मैं एटलीस्ट मैंने रीजन मैंने तुम्हें बता दिया ना, एटलीस्ट तुम्हें ये तो याद रहेगा कि SN1 का रेट जो है फास्टर होता है एज कम्पेयर टू SN2। SN में देखो मेन चीज तो RX है ना, इसमें RX टर्शरी एल्काइलाइड है, वो तो मतलब इसमें ध्यान, अगर तुम ध्यान दो ना, CH3 ये ना, तुम एक चीज अगर मैं और पूछूं तुमसे तो उसमें भी आंसर जो बुक्स में लिखा होगा ना, तुम वही आंसर बोलोगे जो मैंने पढ़ाया भी तुम्हें वही है। मतलब इसमें तुम कहोगे कि कार्बोकटायन बन जाएगा आसानी से, CH, ये CH3 और ये X, CH3, यही है ना CH3, कार्बोकटायन बन गया आसानी से और फिर एक्शन हो जाएगी। मैं जो एक्चुअल रीजन है ना इसका, तो अगर तुम प्रॉपर बुक्स स्टडी करो इसकी, फॉरेन ऑथर्स की कुछ बुक्स, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये CH3 बल्कि, ये CH3 बल्कि, ये CH3 बल्कि, ये तीनों मिलकर के इसके बॉन्ड को वीक करेंगे, एंड दे विल हेल्प इन द डिसोसिएशन ऑफ CH को। These three bulky alkyl group, they will help the dissociation of this CX bond। और SN2 में नहीं हो पाता ऐसा। SN2 में ये भी लाइट, ये भी लाइट, ये भी लाइट, तीनों लाइट है, तो ये इसको वीक नहीं कर पाते CX बॉन्ड। तो मेन रीजन अगर कोई तुमसे पूछता है ना कि क्या रीजन है इसका बॉन्ड टूटने का, तो हम तो बोलते हैं कि ग्रेटर द स्टेबिलिटी। लाइन पढ़ाते भी स्कूल में यही है, यही लिख के आना पेपर में भी, तुम्हें कोई गलत वो नहीं लिखना वो। लेकिन एक्चुअल में रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है, these bulky alkyl groups they help in the dissociation of CX bond। These bulky alkyl groups they help in the dissociation of इसके अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है जिससे थोड़ी स्टेबिलिटी मिले कंपाउंड को, और एक्स को अलग कर देगा और ये बन जाए। दे हेल्प इन द डिसोसिएशन ऑफ, तो मैं ये मेन रीजन इसका क्या है, ग्रेटर द डिसोसिएशन ऑफ दिस CX बॉन्ड, मोर इज द रेट ऑफ रिएक्टिविटी, मोर इज द रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म, मोर इज द रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म। डाउट किसी को इसमें मैंने जो बोला नहीं? ये है एक्चुअल रीजन। हायर द टेंडेंसी ऑफ डिसोसिएशन, ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CX बॉन्ड, मोर विल बी द रेट ऑफ SN1। और ये रीजन सेकेंडरी है। ये रीजन क्या है जो मैंने बोला ना, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, इसको मतलब मान सकते हैं हम, लेकिन मेन रीजन वो है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जांपल इसका, सपोज ये लिया एग्जांपल, एक एग्जांपल ये X Me Me Me, एक एग्जांपल ये लिया और एक एग्जांपल लिया X। अब मैंने तुमसे पूछा इन दोनों में से विच विल बी मोर रिएक्टेड टुवर्ड्स SN1, A और B, बताओ आंसर क्या आएगा? विच विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1, A और B? सर ए। A will be more reactive towards SN1। किसने दिया आंसर ये? सर सॉरी, मतलब वैसे तो कार्बोकटायन के हिसाब से ए है। हाँ, क्या आंसर आएगा? डिसोसिएशन अगर वैसे आपने सेकंड वाला बोला तो बी, जो सेकंड रीजन है। हाँ, तो ये डिसीजन ही देखते हैं अनुराग, ये बहुत बल्कि ग्रुप है ना। देखे अब ये क्वेश्चन आएगा ना, हर कोई फंस जाएगा इसके अंदर। ये एक स्पेशल क्वेश्चन दिया हुआ है स्पेशली, मतलब ये इतना बल्कि टर्शियरी ब्राइल ग्रुप, ये बल्कि इतना, ये बल्कि इतना, ये तीनों मिलकर के हेल्प करेंगे इस CX बॉन्ड को आसानी से टूटने में। और जबकि कार्बोकटायन में देखो तो 9 हाइड्रोजन स्ट्रक्चर है इसके अंदर, ये बना स्ट्रक्चर, इसमें टोटल Me लगा हुआ है तीनों जगह। इसमें कितने हाइड्रोजन स्ट्रक्चर्स हैं? 9 हाइड्रोजन स्ट्रक्चर्स हैं कि नहीं? यस सर। और फिर भी इसका रेट ज्यादा है इसके कंपैरिजन। और SN2 बोलूं तो SN2 में फर्स्ट वाला होगा, मतलब होने को फर्स्ट वाला होगा, अदरवाइज दोनों ही SN2 शो नहीं करेंगे। पता ना, दोनों ही SN2 शो नहीं करेंगे। यस।
तो ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रीजन बताया मैंने यहाँ पे। तो हमेशा ध्यान रखना, ईज ऑफ डिसोसिएशन फैक्टर जो है ना, ईज ऑफ डिसोसिएशन फैक्टर वो डोमिनेट करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऊपर SN1 को डिसाइड करने में। ईज ऑफ डिसोसिएशन फैक्टर विल ऑलवेज डोमिनेट ओवर कार्बोकेटाइन फैक्टर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फैक्टर इन डिसाइडिंग रेट ऑफ SN1। क्लियर होगी बात की नहीं है? क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। ये बातें समझ आनी चाहिए। तो ये ना मतलब आसानी से तुम मिलेंगी नहीं वाली चीज जो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। और स्पेशली जो SN1 का रेट, अनुराग तूने पढ़ा हुआ पहले क्या? SN1 का रेट ज्यादा होता है SN2 से। नहीं सर, बस ऐसे सुना था लाइन में। हाँ, रीजन है इसका प्रॉपर, जो रीजन मैंने बताया अभी। किसी को कोई डाउट मैकेनिज्म है? मैकेनिज्म इसमें और भी है अभी, इसमें मैकेनिज्म से रिलेटेड काफी क्वेश्चन है। चलो एक दो सिंपल क्वेश्चन लिखने हैं इसके, रेट से रिलेटेड। रेट से रिलेटेड क्वेश्चन लिखना और आंसर सबका सही होना चाहिए SN1 SN2 की तरफ। मान लो ये दे दिया इसके अंदर, ये x लगा a, इसी में x लगा दिया b, c, नहीं इसमें मैंने गलत कर दिया शायद, c एक लेंगे, d। ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी क्या होगा इसका टुवर्ड्स SN1 एंड SN2? SN1 SN2 की तरफ एक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? सर C इज इक्वल टू D SN1 का B फिर A। अनुराग दोनों निकाल लिए? सर SN2 का भी देख रहा हूँ दोबारा से। एक दोबारा देख ले। बोल कर आंसर। सर SN1 में तो C फिर D, और सर A और B का अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा, तो वैसे B का ज्यादा। और फिर SN2 में फिर A, D और B फिर C। बिल्कुल सही, ये सबका सही होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है ये। देखो बात करें अगर SN1 की, इसमें टर्शी कार्बोटाइन है, ये बल्कि एमी, ये बल्कि, ये बल्कि, तीनों मिलकर के एक्स को अलग कर देंगे, कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी देखोगे तब भी सही आंसर। सेकेंडरी में ये हटेगा, प्लस आया 5 हाइपरकंजुगेशन,
इसमें हटने के बाद 9 हाइड्रोजन, हटने के बाद 5 हाइड्रोजन। अब इसके बाद इसमें क्या चांसेस है, इसमें पीछे की तरफ ये कार्बन है, इसके पीछे कुछ तो बल्कीनेस है ना, जो इसको धक्का दे सकता है, बॉन्ड को वीक कर सकता है, हेल्प कर सकता है डिस्ट्रीब्यूशन में। नहीं समझ आई बात? ये अल्फा पोजीशन मान लो, तो ये बीटा पोजीशन, बीटा पोजीशन बल्कि है कि नहीं इसकी, जो सी एक्स बॉन्ड को तोड़ सकती है। इसलिए आंसर आएगा पहले सी, फिर बी, उसके बाद डी, ए। ये SN1 का। SN2 में, SN2 के अंदर तो इसमें तो तुम देखोगे पहले ही ये प्राइमरी है और ये प्राइमरी है, डी वाला भी, ये दोनों प्राइमरी है, चेक कर लो, दोनों प्राइमरी है ना ये। तो इसलिए पहले कौन सा आएगा, ए, फिर क्या आएगा डी, और फिर बी, फिर सी। ये क्लियर हो गया सबको कि नहीं? ADBC इजी क्वेश्चन है बिल्कुल ये। सर सर ये अब बोलो इसमें बोलो। सी और डी में इक्वल मिल सकता है रेट, क्योंकि कार्ब का टाइम बन रहा है तो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, वो रीअरेंजमेंट में कुछ तो एनर्जी लगती है ना, ये अनुराग, उसमें कुछ तो एनर्जी लगेगी। स्लो स्टेप में देखते हैं ना, स्लो अच्छा, वो स्टेप नहीं कौन सा देखना है। सर, नहीं नहीं नहीं, वो रीअरेंजमेंट नहीं नहीं देखना, करना। वो तो फाइनल। नहीं नहीं, ये नहीं, उसके कुछ तो एनर्जी लगेगी ना। सर SN2 और DABC क्यों नहीं है? SN2 का बताया ना, इसमें कुछ तो स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ से मिल जाएगी ना, बीटा पोजीशन से, यहाँ से। इसमें तो कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, इसमें बस यहाँ पे C है, H है, और ये फिर पूरा ग्रुप है। समझा कि नहीं है गर्व? ओके सर। इसके जस्ट अगला ही कार्बन ऐसा है जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस है, इसके जस्ट अगले कार्बन। सही है। यस सर। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक बार ना जल्दी से, एक बार मैं, हालांकि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उस चीज को। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2, ये मैं तो बता चुका हूँ, दोनों फैक्टर्स बता चुका हूँ पढ़ाते समय। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ जल्दी से इसको, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2। तुम्हें सबको पता है RH प्लस न्यूक्लियोफाइल gives in the presence of solvent gives RNU प्लस X नेगेटिव, ये सबको पता है चीज। अब देखो सर, इसके अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन कौन से होंगे। पहला फैक्टर सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है ना, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, मेन रिएक्टेंट जो है। फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, क्या इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, अगर SN1 है तो क्या देखेंगे हम, जितना बल्कि होगा R, जितना बल्कि R होगा उतना ज्यादा वो हेल्प करेगा CX बॉन्ड को टूटने में। तो इसलिए SN1 के केस में ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइड्रोसिस इज 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री। 3 डिग्री अल्काइल हाइड्रोड विल बी मोस्ट रिएक्टिव, क्योंकि उसमें क्राउडिंग, स्टीरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से CX बॉन्ड टूट जाएगा। और अगर SN2 है तो उसमें हम क्या देखेंगे, 1 डिग्री स्टीरिक क्राउडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये आंसर है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। दूसरा फैक्टर, सेकंड फैक्टर है नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसमें क्या होगा, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर SN1 है तो कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का लो होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल शुड बी लो, न्यूक्लियोफाइल पुअर होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल शुड बी पुअर, ये होना चाहिए। और अगर SN2 है तो कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का कंपेरेटिवली हाई होना चाहिए, और न्यूक्लियोफाइल शुड बी गुड, न्यूक्लियोफाइल शुड बी गुड, गुड न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, और SN1 में पुअर होना चाहिए। और तीसरा केस है X माइनस का, लिविंग ग्रुप का। ये X माइनस लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए SN1 में, SN2 में? लिविंग ग्रुप ये कैसा होना चाहिए? दोनों केस में लिविंग ग्रुप शुड बी गुड। अगर तुम RDS चेक करोगे दोनों का, दोनों के अंदर RDS के अंदर
CX बॉन्ड जो है हमें ब्रेक करना है। एक में ट्रांजिशन स्टेट में ब्रेक हो रहा है और एक में ब्रेक हो चुका है RDS के अंदर। तो लिविंग ग्रुप जो है दोनों केस में अच्छा होना चाहिए। और लिविंग ग्रुप हम डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जब हमने GOC पढ़ा था डिटेल, सही ना। लिविंग ग्रुप हम पढ़ चुके हैं। अगर तुम्हें से किसी को भी आंसर देना है, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, शायद मैं 5वीं बार पूछ रहा हूँ क्लास में, Cl माइनस OCOCH3 नेगेटिव और एक ले लेते हैं OH नेगेटिव और NH2 नेगेटिव। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक करेक्ट, ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप क्या होगा इन चारों? ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप क्या होगा इन चारों का? बोलो। 2 3 4 1। और कोई? बोला किसी को आंसर? इलेवेंथ वाले बच्चों में कौन कौन क्लास अटेंड कर रहा है लास्ट तक? एक 10th में भव्य अटेंड कर रही है अकेले। 11th में ध्वनि अटेंड कर रही है रेगुलर। गर्व, गर्व सिंगल, हिमांग, जिया, क्रिश। चलो हाँ, कौन बताएगा अब? ये तो क्वेश्चन मैंने बहुत बार कर रखा है लिविंग ग्रुप का, इसके ऊपर क्या आंसर आएगा इसका लिविंग ग्रुप से? सीधी बोलो। फिर यही ऑर्डर आएगा, CL हाँ यही CH। ऑर्डर है। Cl माइनस का, फिर OCOCH3 नेगेटिव, फिर OH नेगेटिव, फिर NH2 नेगेटिव। अनुराग क्यों गलतियां कर रहा है इस समय? HCl, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं पता तो एसिड बना लिया करो सबके। HCl सबसे अच्छा एसिड है तो लिविंग ग्रुप इसका अच्छा होगा। इसमें एसिडिक एसिड है तो लिविंग ग्रुप इसका भी अच्छा होगा। फिर इसमें H2O है, H2NH3 में से H2 अच्छा एसिड है एज कम्पेयर टू NH3। नहीं क्लियर हुआ अनुराग? यस सर, हो गया। ये गलती थोड़ी होनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार पूछा हुआ है ये वाला क्वेश्चन। लास्ट फैक्टर जो है सॉल्वेंट, लास्ट फैक्टर सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, फोर्थ फैक्टर। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए SN1 में, याद है कि नहीं? पोलर। पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। SN1 में पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए इन ऑर्डर टू आयोनाइज द एल्काइल हाइड, इन ऑर्डर टू आयोनाइज द एल्काइल हाइड। SN2 में पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। कोई डाउट किसी को? चलो अब ये, अब नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? फैक्टर्स फैक्टर बता दिया मैंने यहाँ पे। अभी रिएक्टिविटी ऑर्डर मेरे को करवाना है इसका, फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें करा रहा हूँ। जैसे अब एक पार्ट है ना, ये देखेंगे, एक पार्ट इसका मैं भी करा रहा हूँ तुम्हें। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसका क्वेश्चन नीट में पूछे हुए हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें पहले क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, एक बार देखते हैं कि कौन सोच पाता है इस क्वेश्चन को। रेट दे रखा है तुम्हें, मान लो एक एग्जांपल है, जैसे K इंटू RX प्लस K डैश इंटू RX इंटू न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे मैं वैल्यू भी लिख देता हूँ। यहाँ पे K की वैल्यू है सपोज 10⁻³ और इसकी वैल्यू है, K डैश की वैल्यू है 10⁻⁴। K डैश की वैल्यू 10⁻⁴। इसमें ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिएक्शन हैज अकर्ड बाय SN2 मैकेनिज्म? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिएक्शन दैट हैज अकर्ड बाय SN2 मैकेनिज्म? कितनी परसेंटेज रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से हुई? कोई भी तुम में से? बोलना किसी को आंसर?
चलो एक बार इसको मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ। देखो अब एक बार एक चेक करना एक चीज। मान लो कोई रिएक्शन है वो हो रही सर है, ध्यान देंगे 10%। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। कैसे निकाला है? सर मतलब मैंने मतलब थोड़ा सा मतलब बता नहीं पा रहा कैसे निकाला, मतलब 10% आया था कि। चलो कुछ भी, हाँ, कुछ भी एक बार गर्व एक बार देखना। मान लो कोई रिएक्शन है, जैसे मान लो अगर मैं लेता हूँ सेकेंडरी अल्काइलाइड, सेकेंडरी अल्काइलाइड के अंदर Cl लगा दिया मैंने, ये Cl, इसमें दोनों से रिएक्शन होने के चांसेस है कि नहीं? इसमें लगाया मैंने, एक बार मैंने डाला इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल Nu नेगेटिव, वो भी डाल देता हूँ मैं OH नेगेटिव, सपोज OH नेगेटिव, ये डाला मैंने पानी के अंदर, इसको मैंने डाला पानी के अंदर, और एक बार डाला मैंने OH माइनस को से DMSO में। न्यूक्लियोफाइल को एक बार पानी में डाला, एक बार DMSO में डाला, अलग अलग दोनों। तो अब तुम्हें सबको पता है ना कि पहली रिएक्शन जो है कि कौन से मैकेनिज्म से होगी? फर्स्ट रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से होगी, और ये सेकंड रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से होगी? फर्स्ट रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से होगी? SN1। सेकेंडरी है ना ये। हाँ, फर्स्ट रिएक्शन SN1 से होगी। तो आंसर तो तुम्हें पता है, आंसर क्या आएगा इसके अंदर? अभी देखते हैं अनुराग, इसमें आंसर क्या आएगा? थोड़ा छोटा रख देता हूँ इसको। एक आंसर आएगा ये, प्लस एक आंसर आएगा ये। कोई डाउट किसी को? दोनों आएंगे कि नहीं? यस सर। और अगर मैं वो चांस को DMSO में डालता हूँ तो आंसर आएगा ये। इसको मैं एक मिनट, जो मैं इसको ना थोड़ा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि तुम्हें और क्लियर रहे। यहाँ पे ये कोई डाउट तो नहीं है इसमें? आंसर ये आएगा इसमें। अब बैक साइड से अटैक होगा, ओ चांस SN2, यहाँ पे मैकेनिज्म लगा SN1, यहाँ मैकेनिज्म लगा SN2। कोई डाउट तो नहीं किसी को? गर्व? नो सर। ये आ गया यहाँ पे। SN1 से हुई रिएक्शन, जब फर्स्ट केस में जब रिएक्शन SN1 से हुई तो रेट 1 क्या होगा? K इंटू RX होगा कि नहीं? RX है कैलोराइड, और K तुम चाहो तो SN1 लिख दो। K SN1 इंटू RX। कोई डाउट किसी को? और सेकंड केस में जब रिएक्शन SN2 से हुई तो रेट 2 क्या होगा? K SN2 इंटू RX इंटू न्यूक्लियोफाइल, या वो चांस, ये होगा कि नहीं? यस सर। चलो, ये इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब मान लो तुम, मैंने ऐसे मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डाला इस कंपाउंड को ऐसे मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट में डाला जो मिसिबल, ऐसे मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट में डाल दिया जो मिसिबल है। जैसे मैंने डाला ओ चांस को डाल दिया मैंने H2O प्लस DMSO के मिक्सचर में। ठीक ठाक क्वांटिटी है दोनों की, मतलब लगभग इक्वल मान सकते हैं। H2O प्लस DMSO के दोनों के मिक्सचर में डाल दिया, तब आंसर देखो ये आएगा कि नहीं? OH Cl OH सॉरी, प्लस, ये आएगा आंसर कि नहीं? यस सर। ये आंसर आ जाएगा ना इसमें। ये आंसर आने का मतलब क्या है? ये आंसर आने का मतलब, अब रेट 3 मान लो उसको, थर्ड रिएक्शन मान लो उसको। जो रेट 3 होगा, फाइनल रेट जो होगा वो क्या होगा? रेट लिख देते हैं इसको। फाइनल रेट क्या होगा? RX कॉमन लिया मैंने, KSN1 प्लस KSN2 इंटू न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं?
Yes, sir. होगा कि नहीं है? अब अगर तुम्हें व्हाट परसेंटेज ऑफ रिएक्शन हैज अकर्ड बाय SN1 निकालना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिएक्शन हैज अकर्ड बाय SN1, अगर तुम्हें ये निकालना है तो क्या करोगे तुम? R1 अपॉन R करोगे कि नहीं? परसेंटेज बाय SN1, तो क्या करोगे? R1 बाय टोटल R इंटू 100 आएगा कि नहीं? Yes, sir. तो उससे RX से RX कैंसिल हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा आंसर? KSN1 अपॉन में आंसर क्या आ जाएगा? देखो सर, ये आ जाएगा कि नहीं? KSN1 अपॉन में KSN1 प्लस KSN2 इंटू न्यूक्लियोफाइल इंटू न्यूक्लियोफाइल। नहीं समझ आया ये? KSN1 Yes, अपॉन में sir, आ गया। KSN1 प्लस KSN2 न्यूक्लियोफाइल, ये आ गया कि नहीं? तो अगर मैंने ये क्वेश्चन दे दिया तुम्हें और बोला व्हाट इज द percentage of reaction that has occurred by say SN1 mechanism, that has occurred by SN1 mechanism if concentration of nucleophile is 1 molar, if नहीं मेंशन किया तो 1 मोलर ले लेना, if concentration of nucleophile is 1 molar, ये भी क्वेश्चन में दिया होना चाहिए वैसे, if concentration of nucleophile is 1 molar, तो निकाल लोगे कि नहीं? अब क्या आएगा? अब ये मैंने नेट रेट दिया हुआ कि नहीं? देखो ये नेट रेट है कि नहीं? ये नेट रेट है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. ये नेट रेट दे दिया ना मैंने इधर। नेट रेट देने का मतलब क्या है इसका? नेट रेट दे दिया और ये है, तो आंसर डायरेक्ट आ गया ना। अब न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे 1 ले लेना, न्यूक्लियोफाइल जो लास्ट में दे रखा है ये वाला पार्ट, इसको क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। तो KSN1 कितना है? 10⁻³ और KSN2 कितना है? 10⁻⁴। तो दोनों को ऐड कर दो बस, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। नहीं सर, ये आ गया ना आंसर, 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻³ प्लस 10⁻⁴, 10⁻³ लिया कॉमन तो 1 प्लस 0.1 1.1 आ गया। तो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, 1 बाय 1.1 इंटू 100, 10 बाय 11 इंटू 100 आएगा कि नहीं? किसी ने आंसर भेजा भी था 99% के आसपास। ये समझ आया कि नहीं? ये Yes, sir. एक बार हैंड से करना समझ आ गए। जो दोनों सॉल्वेंट मिसिबल है तो उस केस में कैसे निकालते हैं परसेंटेज? एल्काइल एडकोम ने ऐसे सॉल्वेंट में डाला, दोनों सॉल्वेंट क्या मिसिबल है। एक सॉल्वेंट था DMSO, एक सॉल्वेंट था वाटर। हिमांग, अभिषेक, प्रवीण, आन्या, प्रियंका, कृष्णा, नयंत, निकिता, गर्व, ध्वनि, नव्या, भव्या, आर्यन, क्रिश, सिद्धि, अनुराग। गर्व समझ नहीं आया? गर्व, जिया, नित्या, गर्व। यस सर। नहीं समझ आया क्या? यस सर, आ गया। एक बार रिपीट कर लेना इसको जरूर, ये मन में बोल के देख लेना, बिल्कुल सिंपल तरीका है। एक बार मन में बोलोगे कि पानी के अंदर डाला तो रेट होगा K इंटू SN1, KSN1 इंटू RX। DMSO में डाला तो रेट होगा KSN2 इंटू RX इंटू न्यूक्लियोफाइल। दोनों के मिक्सर में डाल दिया H2 और DMSO, दोनों के दोनों क्या है? ये मिसिबल है, दोनों मिसिबल है। H2 और DMSO दोनों के दोनों क्या है? मिसिबल है। क्यों? क्योंकि ये भी तो स्लाइटली पोलर तो है ही ना। DMSO जो है CH3S डबल बॉन्ड O CH3, ये भी तो पोलर ही है ऑलमोस्ट, तो दोनों ये मिसिबल हैं। कुछ अमाउंट तक ये मिसिबल है। अब दोनों के मिक्सर में डाल दिया तो नेट रेट आ जाएगा दोनों का कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2। नेट रेट जो आएगा वो आएगा R1 प्लस R2, दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। तो RX मैंने ले लिया कॉमन, KSN1 प्लस KSN2 इंटू न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये आ गया। तो अब मैंने पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ रिएक्शन हैज अकर्ड बाय SN2 और बाय SN1, या SN1 का निकाल लो, 100 में से माइनस कर दो तो SN2 आ जाएगा। तो वो आ जाएगा KSN1 अपॉन में KSN1 प्लस KSN2 इंटू न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मैंने बोल दिया तुम्हें 1 मोलर लेना है, तो अब वैल्यू मैंने तुम्हें दे दी है, ये वैल्यू 10⁻³ है, ये 10⁻⁴ है, तो इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा।
और अब एक रेट निकालना तुम्हें जब लिक्विड्स मिसिबल नहीं है, यानी एक पोलर है एक नॉन पोलर है, एक पोलर है और एक नॉन पोलर है, अगर ऐसे लिक्विड्स हैं तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में कैसे निकालेंगे? फिर वैसे यहाँ वो से भी एक, कैलकुलेट करेंगे तो मतलब R2/R करके इंटू 100 करके तो R2 का परसेंटेज आ जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, वो KSN2 आ जाएगा ना, न्यूक्लियोफाइल तो है ही 1, KSN2/KSN1 प्लस KSN, उससे भी आ जाएगा। तो और उससे अगला मैंने एक पार्ट 10% क्या बोला, निकाला क्या है। करना है? हाँ, अच्छा वो तूने वो निकाला SN2 का। अगला पार्ट यस मैंने क्या सर। बोला कि अगर तुमने एक सॉल्वेंट ले लिया वाटर और एक सॉल्वेंट ले लिया से CCl4, CCl4 बनाएगा, डेंसिटी ज्यादा है लोअर लेयर, और पानी रहेगा उसके ऊपर, ये वाटर ले लिया ऊपर, ये पानी इसके ऊपर रहेगा, और अब इसके अंदर डाल दिया मैंने एल्काइल हाइड, ये वाला, ये मान लो एल्काइल दे दिया 5 कार्बन वाला, और इसको डाला NaOH, साथ में वाटर भी ले लिया, साथ में CCl4 भी। तो वाटर क्या करेगा, किसको डिसॉल्व कर लेगा, वाटर डिसॉल्व कर देगा किसको, NaOH को, वाटर के अंदर NaOH प्रेजेंट होगा, और CCl4 जो है उसके अंदर प्रेजेंट होगा एल्काइल हाइड। CCl4 इज यूज्ड टू डिसॉल्व एल्काइल हाइड, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट नॉन पोलर है इस केस में। अब ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर है क्योंकि R पार्ट इसका बहुत बड़ा है, CCl4 भी नॉन पोलर है, CCl4 भी क्या है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर, यानी यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे ऊपर तुम्हारे पास प्रेजेंट है क्या, NaOH, और नीचे प्रेजेंट क्या है, एल्काइल हाइड। तो RX CCl4 में है, NaOH पानी के अंदर है। अब एक तरह से तुम देखोगे ना तो कोई रिएक्शन नहीं होगी ये तो इसलिए हमें यहाँ पे एक कैटलिस्ट लेना पड़ता है जिसको बोलते हैं फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो मिलेगा ये, तो लेना पड़ता है फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, और वो ये होता है N+ अमोनियम सॉल्ट होता है, याद रखना। क्यों, ये मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि इसमें चारों R है नॉन पोलर, और N+ पॉजिटिव चार्ज की वजह से है पोलर, तो ये फेज ट्रांसफर करता है, मतलब रिएक्टेंट को एक फेज से दूसरे फेज में लेके जाएगा। ये रिएक्टेंट को CCl4 से वाटर में लेके जाएगा, वाटर से CCl4 में लेके आएगा, इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड कराएगा ये जब नॉन मिसिबल